बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नए दिन का आगाज़ है जी, और जब किसी भी चीज़ का आगाज़ होता है आप अपने आप को फ्रेश भी फील करते हैं, कुछ नया भी फील करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के हालात कुछ ऐसे हैं कि आप परेशान भी रहते हैं। अब मुझे तो डेंगू की सूरत हाल, जैसे ही मैंने अखबार आज पढ़ा और ये देखा कि एक बेड पे दो मरीज़ हैं, एक्चुअली आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके इर्द गिर्द लोग भी मुतासर हो रहे हैं, तो वो फिर आपको मज़ीद ख़तरा जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। तो सबके लिए दुआ है जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान रखे। तो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ कर लेते हैं। सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ कुछ मौसम की सूरत हाल भी डिस्कस होगी और आपको अपने मेहमानों से भी आज हम मिलवाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं मौसम कैसा है। मायदा बाहर मौजूद है। मायदा, बताइए मौसम किस तरह का इस टाइम, और फिर आज पूरा दिन क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, कैसा रहेगा मौसम? जी बिल्कुल है ना। बात करें लाहौर के मौसम की तो शहरियों को आज सुबह सवेरे ही धूप ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। धूप की तेज़ किरणें जो हैं वो हबस और गर्मी की शिद्दत में इजाफा कर रही हैं। इसके साथ महकमे मौसमियात की जानिब से आज सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आज जो है वो दर्जा हरारत 33 तक जाने का अमकानात बताए जा रहे हैं, क्योंकि बारिशें नहीं हुई। 10% बारिशों के चांसेस बताए जा रहे हैं। आज धूप फिलहाल जो है वो काफ़ी तेज़ है, गर्मी और हबस की शिद्दत को बढ़ा रही है। शहरियों को भी उसकी वजह से थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही 63 जो है वो हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन धूप है जहाँ पर वहाँ पे हवाएं भी चल रही हैं। तो 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब हवाएं चल रही हैं तो धूप की शिद्दत को थोड़ा सा ये कम कर रही हैं। इसके साथ जो आज अनहेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का रिकॉर्ड किया गया है वो 223 है, जो पहले की निस्बत रिकॉर्ड सारे तोड़ चुका है। पहले भी माहिरीन की जानिब से यही प्रेडिक्शंस दी जाती हैं कि प्लीज़ जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने फेस को जो है वो कवर करके निकलें, ताकि ये फ़िज़ाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। आज भी जो है माहिरीन की जानिब से जो है शहरियों को यही हदायत की जा रही है कि बिला वजह बाहर ना निकले, अपने बच्चों को भी घर पे रखें और जब बाहर अगर ज़रूरी है सफ़र करना तो प्लीज़ अपने चेहरों को जो है वो मास्क लगाकर कवर करके घर से बाहर निकलें। जी ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज़ है जी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ पर हम देख रहे हैं मुतासर हुआ है, तो मास्क तो हम वैसे ही कहते हैं कि अब आपको अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बना लेना चाहिए। और जिस तरह हम कहते हैं ना, अब खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, तो ज़रूर ये चीज़ समझे कि जी आपको मास्क भी हर जगह लाजमी लगा कर जाना है। जहाँ कहीं पर रश है, बाज़ारों में आप जा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ हो चुकी है। ऑल्दो वैसे शादी ब्याह की तकरीबात आजकल चल रही हैं तो उस पर तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं। ख़वातीन का ऐसे नाम बदनाम है, मर्द हजरात भी अपनी तैयारी पे जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, डेंगू बेकाबू, एक बेड पर 2 मरीज़, शहर के लिए सेहत के बजट से 1 अरब ड्रॉप। लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त पानी निकालने पर पाबंदी आई। गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के लिए हिफाजती इक़दाम ना हो सके। और पंजाब यूनिवर्सिटी के PhD एंट्री टेस्ट में तमाम तलबा फेल। ये हैं आज की तमाम टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारी जब बात सुनी कि मर्द जो है वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मर्द कंप्रोमाइज़ करते हैं। आमिर भाई जाने दें। अच्छा, मैंने भी रिसेंटली 2 शादियाँ अटेंड की होंगी, तो उसमें आपने देखा किसी मर्द को सलमे सितारे वाला मैचिंग मास्क पहने हुए? वैसे बोल रहा हूं नहीं, लेकिन मर्द हजरात भी मैंने बहुत मिसालें देखी, जिस तरह की जूती के साथ मैच मास्क बनवा रहे हैं, जिस तरह की जूती, वैसा पर्स, वैसा मास्क
और वैसे ही आपके क्लिप्स और पता नहीं क्या क्या। आमिर भाई हम अपनी अब आप कहाँ, हम बहुत सारी मिसालें दिखा रहे हैं हर रोज बेचारे कि मर्द हजरात ने भी मैचिंग मास्क बनाए। आयशा इस चीज की गवाह है, हम दिखाते रहते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, फिर वो ये ना मेरे घर में झगड़ा शुरू हो जाए। इस इतवार को मैंने हेयर कटिंग कराई है और बेगम ने पल्किंग कराई है। मेरी पूरी हेयर कटिंग पे 200 रुपया खर्च आया है और आप अंदाजा करो उसकी भी कितना आया होगा। कहाँ कंपैरिजन, ये आप, लेकिन आप ये बात कहाँ आप लोगों का मेकअप, कहाँ हम लोगों की बात मान तैयारी। लें कि मर्द हजरात भी पहले तो मास्क पहनते नहीं शादियों पे, और अगर पहनते हैं तो उन्होंने भी फुल मैचिंग बना रखे हैं। मैं आपको मिसालें दिखा दूंगी। मेरा बस थोड़ा सा वक्त दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे। क्या मतलब क्या वक्त दे? मैं शो के बाद आपको मिसाल दिखाऊंगी और आप खुद अगर आपके पास है तो दिखाएं मुझे जी। नहीं, मेरे मोबाइल में पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में अरेंज करके ना आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से मर्द जो है उस तरह से तैयार नहीं होते, प्रॉपर तैयारी के साथ मास्क भी अपने कपड़ों से जो है मैचिंग बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगी। वो जिनको आप मर्द कह रहे हो शायद मर्द नहीं होते हैं, फिर वो ना वो आप उनको नहीं, आप उस तरह ना करें। वो जो इस तरह का मेकअप करके आते हैं और फेशियल और पता नहीं क्या क्या समथिंग को करवाते हैं। सब लोग कर रहे हैं आजकल आमिर भाई, सब लोग। अच्छा, जितने मर्द ऑलमोस्ट सब कह रहे हैं। अब आयशा कह रही है अब आप इस वाली बहस में ना पड़े, आप स्टोरी की तरफ आ जाए। आज की पहली स्टोरी क्या है जी? खतरे की घंटी बज उठी है, छोटे मच्छर ने बड़ी तबाही मचाना शुरू कर दी है। बेकाबू होता जा रहा है डेंगू, और इसके साथ साथ अब हालात ये हैं कि एक बेड पे 2-2 मरीज हैं। आमिर भाई क्यों ये हो रहा है? और एक्सपो में तो जो फील्ड हॉस्पिटल था उसको एक्टिव करना था, ना वो एक्टिव हुआ, ना डॉक्टर्स मिले। अच्छा, ये बड़े मच्छर ने बड़ी तबाही फैलानी शुरू की है। ये आम मच्छर से साइज में बड़ा है। अच्छा, आप लोग भी सब नोट करें जो देखने वाले हैं। इसकी शक्ल डिफरेंट है, इसके कलर्स डिफरेंट हैं। ये आम मच्छर जैसा नहीं है, और आम मच्छर तो आप मासूम लगना शुरू हो गया है, तो सिर्फ काटता था। ये तो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है। और मैं तो मेरे अपने मोहल्ले में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो तो बेचारे वेंटिलेटर तक चले गए हैं। अल्लाह ताला रहे। और ये बहुत उनकी हालत ख़राब है। और वो आज मस्जिद में बात हो रही थी कि जी इसके उनके लिए दुआ की जाए। अच्छा, हमारे जितने डेंगू इस कदर फैल गया, आमिर भाई कुछ समझ ही नहीं रही डेंगू को। यूईटी के वीसी को डेंगू हो गया। मुझे चलें आप ये बताएं, आप हर मोहल्ले गली मोहल्ले में जाएं जहां आपको डेंगू के मरीज मिलेंगे। कुछ बेचारे खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं, और वो जो उनके हैं कि सेब के जूस के अंदर नींबू निचोड़ के और पपीते के पत्तों को उबाल के और सुहांजने के पत्तों की मसवाक। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि हम आने वाले दिनों में ना इस पे एक शो भी रखेंगे स्पेशल, कि ये जो सेब का जूस और इसमें पपीते के पत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें प्लेटलेट्स कितने बेहतर होते हैं। हाँ, ये असल बात तो ये है हम शो भी करेंगे कि खुदारा जितने लोग हैं वो डॉक्टर्स को दिखाएं, और क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाएं, क्वैक्स को नहीं। और जो बैठे होते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उनको ना दिखाएं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए भाई ये सुने सुनाई बातों पे हम ज्यादा अमल कर लेते हैं। फलां को उससे ठीक हुआ तो चलो जी हम भी अपना इलाज डॉक्टर के पास ना जाएं, तो वो इलाज छोड़ के इस पे चले। वैसे इस दफ़ा तो नहीं, पिछली दफ़ा जब डेंगू आया था तो बेगम मुझे ना वो सेब के जूस में नींबू डाल के बड़ा मज़ा बड़ा आता था। आपस की बात है कि वो मज़ेदार चीज़ है, उस तरह की पीनी है तो आप पी लें, क्या मसला है। अब मुझे सिर्फ महकमा सेहत की तरफ आ जाएं, इकदाम जो हम बात करते हैं। अच्छा, अफसोस का अमर ये है कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल के इंचार्ज को बुला लें, हमने खुद यहाँ पे न्यू हॉस्पिटल के इंचार्ज को बुलाया, MS को बुलाया, मुख्तलिफ अस्पतालों के सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। आई डोंट नो कि अगर सब अच्छा है तो फिर किस तरह एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, किस तरह आपके डेंगू वार्ड जिनको आपने पहले कोरोना वार्ड बना दिया था, अब वहाँ पे मरीजों को आप किस तरह से लेके चल रहे हैं, समझ से बाहर है। मैं आपको बताऊँ, ये जो MS हजरात हैं, ये इस ज़माने में, इस दौर में, जिस दौर में तब्दीली सरकार है, जिहाद कर रहे हैं। अब आप इस बात पे कहेंगी इनको बुरा भला मत कहें, इनके पास भाई ना फंड्स हैं ना इनके पास उसके बावजूद कैसे ये हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं? कैसे ये नहीं, वो तो अब नौकरी भी करनी है। नौकरी पॉलिश नहीं करेंगे तो नौकरी बेचारे क्या। कोई सरकारी मुलाजम या कोई भी मुलाजम कोई अपने मालिक के खिलाफ बात कर सकता है खुलेआम। हाँ, आप उनसे मिले जाके, आप उनसे अलहदगी में बात करें, वो बताएंगे कि उनके पास फंड्स ही नहीं है, उनके पास फैसिलिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट ने ये किया। अब आप एक बेड पर 2-2 मरीजों की बात करी थी ना, तो मैं हंस रहा था। कल मेरे पास फुटेज आई, एक ही बेड पर जहां मर्द था वहीं औरत को कहा गया आप भी लेट जाओ। हालात चेक करें आप। अब हालात चेक करें कि उनके पास, क्योंकि डेंगू के लिए अलग से वार्ड्स थे, उन वार्ड्स के अंदर उनकी वो मच्छरदानियाँ लगी होती हैं और उनको मज़ीद सहूलियात दी होती हैं। उन्हीं वार्ड्स के अंदर पहले इन्होंने कोरोना के पेशेंट्स रख दिए
अब उन्हीं वार्ड्स के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। बिल्कुल। ये वो गवर्नमेंट है जो अच्छे हॉस्पिटल के नाम पर हुकूमत में आई और फिर इसने कहा जी कि हम एक प्रोफेशनल डॉक्टर को जो है वो वजीर लगा रहे हैं, और एक हॉस्पिटल क्या एक नई डिस्पेंसरी ये गवर्नमेंट नहीं बना सकी। इससे तो बेहतर पिछले वाले थे। गवर्नमेंट ने अस्पताल बनाए, वहां पर डॉक्टर्स नहीं आप मुझे बताएं, मियां मीर हॉस्पिटल पिछले दौर में बना, शदरा हॉस्पिटल बना, फिर और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सब्जाजार बना, समनाबाद बना, चले जाएं तो आपको ये सारे पिछले दौरे, इनके दौरे हुकूमत में एक डिस्पेंसरी नहीं बनी। अब जब ये सूरत हाल होगी, आबादी आपकी बढ़ती चली जा रही है, लाहौर शहर जो है वो ओवर कंजस्टेड हो गया है, अपनी हदों से बाहर चला गया। अभी तो कोई आबादी का पता चलता है कि वो बन रही है तो समझ अभी नहीं आता कि लाहौर में नहीं है, तो नक्शा देखना पड़ता है तो पता चलता है जी ये तो कसूर में है, ये तो शेखुपुरा में है, ये तो लाहौर में है ही नहीं, नाम इसका लाहौर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उस पे इस सूरत हाल में जहाँ आपने, और कल एक और ख़बर थी कि जो एक्सपो सेंटर में अभी आपने जिक्र किया था डेंगू का स्पेशल यूनिट बनाने का, उसमें इन्हीं हॉस्पिटल्स में जिनमें स्टाफ की कमी है, जिनमें फैसिलिटेशन की कमी है, उन्हीं हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को उठा के आप एक्सपो सेंटर लेके जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर तो आमिर भाई आपने नई भर्तियां करनी ना थी, तो वहाँ पे कोई बेड्स हैं, आपने नई भर्तियां करनी थी ना, और आपने नए डॉक्टर्स रखने थे, नई नर्सेज और अपॉइंट करनी थी, हाँ। ताकि आपको वो डेंगू में भी काम आए और इसके बाद आने वाली। देखिए ये मुझे समझ नहीं आती है, एक के बाद एक वायरस जो है हमला कर रहा है और हम लोग उससे एक से निपटते हैं तो दूसरा आ जाता है। कोरोना कुछ कम हुआ तो डेंगू बढ़ गया, डेंगू कम होता है तो कोरोना बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है हमें मजीद स्टाफ की, मजीद हॉस्पिटल्स की और मजीद ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसके माहिर हों। कल जाहिद चौधरी साहब की खबर इसी के साथ अगर रिलेट कर लें तो उन्होंने कहा कि जो इसके लिए कमेटी बनाई गई उसमें ऐसे माहिरीन ही शामिल नहीं किए गए, सिर्फ मुआलिज शामिल किए गए। सामने डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप में कोई भी माहिर ही शामिल नहीं किया गया। अब मुझे किस चीज़ का डेंगू एक्सपर्ट है? ये डेंगू एक्सपर्ट, और ये वो गवर्नमेंट है जिसकी सेहत का मामला जो है डॉक्टर देख रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं बहुत मेहनती खतून हैं, मैं उनकी बहुत कदर किया करता हूँ, लेकिन जब गवर्नमेंट में आई है तो बिल्कुल फेल, ऐसी फेल कि कोई एक डिस्पेंसरी नहीं बना सकी, यंग डॉक्टर्स को वो राज़ी नहीं कर पाई, सीनियर डॉक्टर्स के वो मुतालबात पूरे नहीं कर पाती हैं, हॉस्पिटल्स वो जो हैं उनको कोई फैसिलिटी दे नहीं पाई। कई हॉस्पिटल्स में जानता हूँ, कल जाहिद चौधरी से रात बात हो रही थी, रात को 10 बजे के करीब उनसे बात हुई तो वो यही बता रहे थे कौन कौन से हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं, कहीं सिटी स्कैन खराब है, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है। वो कह रहा यार तू इस गल नूं रोंदा रहना, तू ए देख कि साढ़े कोल है की, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ एमएस हजरात जिन्हें ने बेचारे किस तरह, मैंने आप सुबह जब कहा कि ये जहाद कर रहे हैं तो रात जो डिस्कशन मेरी जाहिद चौधरी से हुई हॉस्पिटल की फैसिलिटेशन के हवाले से, मैं उसके तनाज़र में मैंने कहा कि ये जो एमएस हजरात हैं ना इनके पास फंड्स हैं, ना स्टाफ है, ना इनके पास, और स्टाफ भी ऐसा है जो सिफारशी है, जो अच्छा ट्रेंड स्टाफ नहीं है, और ना ही उनके लिए कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं। नई मशीनरी, नई जदीद मशीनरी आती है, ख़राब पड़ी होती है। हमने पिछले दिनों में बहुत सारी मशीनरी दिखाई, आई कुछ दरसा चली, उसके बाद ख़राब हो गई। ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, मुझे आपसे सवाल ये करना है, हमारे जितने रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं, कल दुरे नायाब भी ये कह रहे थे कि हमने वो टाइम गुजार दिया जब हमने सर्वेलेंस करनी थी, अब तो मच्छर मौजूद है, तबाही फैला रहा है, चले अब तो आपने पानी सर से गुजर गया, आप कुछ नहीं कर सके। अब आप जो कर सकते हैं कि आप अपने अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर करें, आपके पास बजट मौजूद है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक एक बेड पे 2-2 मरीज आपके हैं, एक्सपो की आपने बात की, वहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो महकमा सेहत बुरी तरह नाकाम है, इसका कोई नोटिस लेगा या इसी तरह से लोग मुतासर होते चले जाएंगे, जिंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी और ये लोग अपनी सियासत करते रहेंगे? ना, मच्छर की जो एवरेज एज है आपको पता कितनी है? मच्छर की एवरेज एज 24 घंटे है। सही, यानी 24 घंटे इसने जिंदा रहने, इसमें अपनी ज़िंदगी का सर्कल मुकम्मल करना है, खून भी चूसना है और अंडे भी देने हैं, और उसी दौरान उसने बच्चे भी पैदा करने और फिर मर भी जाना है। सही। ये अगर हम ये लोग कहें कि जी मच्छर तो आ गया, अब हमें आगे की सोचनी है और सहूलियत, पहले इसको तल्फ करने की सोचनी। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स को बुलाएं। मुझे बताएं, ये पीको रोड है, इस पीको रोड पर अगर आप चलें तो आपको बिल्कुल इसके करीब जो लिंक रोड है, माल्टन लिंक रोड, उसके करीब ग्रीन बेल्ट जो उसके रोड के दरमियान में है, उसमें एक बहुत बड़ा फुवारा बना था किसी ज़माने में, फुवारा ख़त्म हो गया। वो उसका वो जो तालाब है बहुत बड़े साइज का है, वो वहीं पे है, उसमें बारिश का पानी जमा है, क्या उसमें मच्छर पैदा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। आपने खवातीन रखी हैं बुरके पहन के घरों में बेल दे रही हैं
कि जी आपके घर में डेंगू मच्छर तो नहीं है, आपकी फ्रिज खाली है, ट्रे खाली है, उसका कौन से इलाके में गई है, मैंने तो अपने इलाके में वो भी नहीं देखी। मुझे बेगम का फोन आ गया, कहती बाहर खवातीन खड़ियां ने, तो मैं फिर कैमरे के नाल देखा तो वाकई वो बुरका पा के, मैं क्या वो डकैत भी हो सकती है, तो जवाब भी ना दे। और सब लोगों का यही कंसर्न है। खैर अपना ख्याल रखें नाज़रीन, क्योंकि हालात जो है वो बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह कम पड़ती चली जा रही है, तो जिस कदर एहतियात कर सकते हैं प्लीज़ आप कीजिए ताकि हम सभी लोग महफूज रह सकें। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम अपनी अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। तो खबर हमारे पास है जी, लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त पानी निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और इंडस्ट्रीज़ पर टैरिफ लागू कर दिया गया है। मुझे याद है कि ये सबसे ज़्यादा कम बिल हमें पानी का ही आता होता था, अभी भी आता है, अभी भी आता है। अभी सबसे कम बिल जो है नहीं गैस का है पानी का नहीं है। देखें सोच, मैंने अपने घर को पहले नज़र में लाया, फिर बिल लाया कि बिजली का कितना आया, गैस का कितना आया, पानी का कितना आया। देखें बात यह है कि आप ज़ेर ज़मीन पानी जो निकाल रहे हैं उनसे ज़रूर पैसे लें, जो लबे ज़मीन पानी बहा रहे हैं हाँ। उनसे ज़्यादा पैसे लें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो पानी को ज़ाया कर रहे हैं में ना लापरवाही आप अन्ना इस शहर में, मैं तमाम शहरियों को ये चैलेंज करता हूँ और आज मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि ऐसी फुटेजेस बनाएं। जितनी आपकी दूध दही की दुकानें हैं वहाँ उसने टब रखा होता है और उसके ऊपर नलका खोला होता है, उसको पता है यार मुझे फिक्स अमाउंट में बिल आना है, ना इसकी मीटरिंग है ना उनको कोई टेंशन है, वो खोलते हैं और खुला छोड़ दिया। करें बिल्कुल। वो रोजाना गाड़ी धोते हैं और पानी का पाइप फेंक के गाड़ी की उसको खुश करते हैं ना कपड़े के साथ, ऐसे ही है। जिन जिनके पास गाड़ियां हैं, पानी का पाइप खुला है, वो खुला है, वो नाली में बह रहा है, तो मीठा ठंडा पानी जिसकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, वो हम जमीन से निकाल के मिनरल वाटर जो है जाया कर रहे हैं। और वही जमीन से निकाला हुआ मिनरल वाटर हम महंगे दामों एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर खरीद के लाते हैं, जिससे हम अपनी गाड़ियां धो रहे हैं। धोएं जरूर, मैं नहीं ये कहता हूं, लेकिन आप बंद कर दें। आपने जहां नलका खुला छोड़ दिया, आप शेव कर रहे हैं तब भी नलका खुला है, आप ब्रश कर रहे हैं तब भी नलका, वो खुदारा ये पानी है, इसका हिसाब होना है आपसे। अल्लाह ताला ने जो अपनी नेमतें हैं उनका हिसाब आपसे लेना है कि मैंने ये आपको नेमतें दी, आपने इसको कहाँ ज़ाया किया। उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं, वो बेहिसाब है, उसकी नेमत का हिसाब होना है। और पानी आप तो ये है कि वजू के लिए भी पानी ज़ाया ना करें, चाहे आप दरिया के किनारे बैठे हों, और उसमें आप पानी ज़ाया करें। ज़ेर ज़मीन पानी ये बहुत लेट फैसला है, इससे बेहतर फैसला वो है कि आप घर घर मीटर्स लगाएं। हम बचपन में हमारे घर है ना अंदरून शहर में मीटर लगा होता था, याद है, ब्लू कलर का मीटर होता था और उसके अंदर वो रेड कलर का वो चलता था और वाइट, कई दफा देखते थे नलका खोल के ना, तो देखते थे कि वो उसका मीटर चलता है कि नहीं चलता है। तो पानी वाला मीटर लगा होता था, कहाँ गए मीटर, वाटर मीटरिंग। आपकी जितनी सोसाइटीज़ हैं वो धराधर ज़मीन से पानी निकाल रही हैं, प्राइवेट हैं, कोऑपरेटिव हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, सब। कोई इनसे पूछने वाला है क्या वो कमर्शियल पानी बेच नहीं रही? क्या वो अपने बिल के अंदर सार्फ से पैसे नहीं ले रही? और फिर लोग जो ज़ेर ज़मीन पानी हो जाएंगे कि जी हमें बिल आने और हमने पानी सोच समझ के ज़ेर ज़मीन पानी पर हुकूमत का और रियासत का हक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसका पानी निकाल के प्राइवेट सोसाइटीज करोड़ों अरबों रुपए कमा रही हैं। सही कहा आपने। किसी को होश है इस बात का? बिल्कुल नहीं। आपकी जगह जगह दुकानें खुल गई मिनरल वाटर के नाम पर, वो 3 सिलेंडर्स लगाते हैं और बॉटल्स जो हैं वो भर भर के बेची जा रहे हैं। कोई उनका एहसास किसी को है? खुदारा ये पानी को समझें, ये एक बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। और मैंने इससे पहले जो खबर डिस्कस की थी, बहुत फैल गया है और बहुत ज़्यादा आबादी होती चली जा रही है, क्योंकि हम देहात में, हम शहरों में क्या देहात में भी जो है वो अब लोगों को रखने के काबिल नहीं रहे और वहाँ से लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आते हैं। कल ही मुझे एक दोस्त यहीं अपने दफ्तर के कुलीग बता रहे थे तो उनके मामू जो हैं वो ज़मीन बेच के शहर में मुंतकिल हो गए, और कहता उससे पहले मेरे चाचू ने ज़मीन बेची थी, वो भी शहर में मुंतकिल हो गए। और मैंने कहा आप, कहता मेरा दिल करता है मैं गांव में मुंतकिल हो जाऊँ, जो शहर की हालत है। वाकई सही कह रहे हैं। तो कहता है जो शहर की हालत है, जिस तरह गंदा पानी है, जिस तरह यहाँ पे भी फैसिलिटी, तो देहात में भी यही कुछ है। तो ये जो तफरीक है, जो देहात में फैसिलिटीज़ नहीं है वो शहरों में लोग ढूंढने आते हैं, और जब शहरों में आते हैं तो यहाँ आबादी बढ़ती है, तो वसाइल कम होते हैं। ये एक पूरी साइंस है। तो खुदारा पानी के मसले पर सोचें, मुफ्त पानी ना निकालने दें, ना सिर्फ इनको जिनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है बल्कि सोसाइटीज़ को भी
उनसे भी आप बिलिंग करें और बिल्कुल ये बहुत और उनको पाबंद करें। ये ना हो जल्दी किया जाए मेरे ख्याल से उतना हम ज़ेरे ज़मीन पानी को बचा ये ना हो कि आप उनको जो बिलिंग करें उसका बोझ भी वो सार्फिन पे डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही वो कहें जी अब तो हमने गवर्नमेंट को भी देना भत्ता, तो आप लिहाजा आप पर डाल दिया जाएगा। तो हम पे क्यों डाल दिया जाएगा? हमें तो वही पैसे जो आपका बिजली का बिल है, जो ट्यूबवेल लगाया आपने और जो उसकी तनसीब पर पैसे खर्च आए हैं उसके पैसे लेना। बिल्कुल बाकी पैसे जो पानी निकाल के आप दे रहे हैं लोगों को और उसके पैसे ले रहे हैं वो आप गवर्नमेंट से करें। मुझे बताएं जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं क्या वो सीवरेज इस्तेमाल नहीं करती गवर्नमेंट का? सब कुछ उनके अपने सीवरेज सिस्टम्स कहाँ हैं? उनके अपने नाले कहाँ हैं? तो सारे गवर्नमेंट के नालों में आती है गंद उनका। हत्ता कि यहाँ तक है कि बहुत बड़ी सोसाइटीज में बात नहीं करता, प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती ना चीजें जब आपकी सोसाइटी बन रही होती है। बहुत बड़ी सोसाइटीज की बात नहीं करता मैं, आपको छोटी सोसाइटी, मैं क्योंकि छोटी सोसाइटियों में रहने वाला बंदा हूँ, वहाँ पे जो कूड़ा लेने वाले ना घर से, उनसे सोसाइटी पैसे लेती है और वो क्या करते हैं कूड़े में से अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे तार है, कोई पीतल की, कोई प्लास्टिक है, बोतल है, वो निकालते हैं और जो बाकी गंद है वो जाके गंदे नालों में फेंक के आते हैं। पैसा कौन कमा रहा है? सोसाइटी वाले। यहाँ वो जो कूड़ा लेने आते हैं वो घर से भी पैसे लेते हैं और उस कूड़े में से वो अपने हिस्से का सोना निकाल लेते हैं। ऐसे ही ठीक है। और प्रेशर किस पर आता है? गवर्नमेंट के नालों के ऊपर। और जाकर आप देखें कि ड्रेन्स की क्या हालत है इस वक्त। तो फिर बारिशी पानी कहाँ जाए जब उसको ड्रेन्स में ही रास्ता ना मिल पाए? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और इससे भी अच्छा इकदाम हो अगर तमाम घरों में, तमाम कमर्शियल दुकानों पे मीटर्स लग जाएं। फिर आप देखिएगा, फिर मैं किसी का नलका खुला हुआ नहीं देखूंगा। वही ना कि लोग किस तरह, फिर लोग जो है वो कहेंगे जी बंद कर बंद कर बंद कर, जैसे अभी हम करते हैं। जिस तरह बिजली इस्तेमाल की जाती है। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं हंस रहा था। कल 2 दिन पहले मैं कमरे से उठा हूँ, उठ के बाहर आ गया, चाय का कप पी रहा था, तो अचानक बेबी ने कहा आपको ख्याल नहीं आया पंखा चल रहा था? हाँ यही चीजें आप छोड़ के आ गए। बिल देखा था इस दफा? और मैं क्या अल्लाह की बंदी, मैं बस नींद में उठ के आया, तूने कहा बाहर चाय, मैं चाय पीने आ गया, कर देता हूँ। उठ के गया, मैं खुद बंद करके आया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही पानी का होएगा पाबंद अगर आप पानी की मीटरिंग कर दें। और ये चाहे लोग मेरे खिलाफ हों, चाहे लोग जो मर्जी कहें, लेकिन हक सच बात है कि ये नेमत है, इसको आप ज़ाया करेंगे तो क्या हिसाब होगा। और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। और फिर आपने पानी आने वाली नस्लों का नहीं सोचना, आने वाले टाइम का नहीं सोचना। और जब आप आने वाले टाइम का नहीं सोचेंगे तो फिर आपके सामने हालात हैं जी, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। हम अक्सर खबरें दिखाते हैं जिन इलाकों में पानी नहीं आता वहाँ पर लोग किस तरह से मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात जो है हम सबको मिलकर करनी है। अच्छा जी, बड़ी अच्छी खबर है और इस पर जी आमिर भाई ने मुझे स्पेशली कहा कि ये मैंने डिस्कस ज़रूर करनी है। खबर है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाने और फिल्में लगाने पर पाबंदी आयद की गई है। वैसे हुकूमत की जानिब से अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है और ये बाबरकत महीना है और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ इस महीने में देखते हैं, महाफिल का एहतमाम भी होता है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया। आमिर भाई क्या कहेंगे? पता नहीं आपने कैसे कह दिया ये अच्छी खबर है, मुझे तो नहीं लगी। नहीं अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? क्या अच्छी खबर? नहीं आपकी इसमें खबर अच्छी ये है कि आप 12 रबीउल अव्वल तक ना गाने चलाएंगे, ना फिल्में चलाएंगे, ना आप फाहिश मवाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाएंगे। हाँ, जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की रात 12 बजेंगे उसके बाद आप फाहिश गाने चलाएं, फाहिश फिल्में चलाएं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ऊंची आवाज़ में डेक लगा के चिंगची रक्षों पे बेहुदा अल्फाज वाले गाने चलाएं। आप पर कोई पाबंदी नहीं है। चीज पता, ये चीजें देखा मैं समझो ना समझो, जिम्मेदारी भी कुछ ये एक कर्नल साहब ने दरख्वास्त दी थी एक दफ़ा कि ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट है इंटरसिटी जो चलती है उसके अंदर फाहिश फिल्में दिखाई जाती थी टीवीज़ के अंदर लगा के। तो एक कर्नल साहब जो थे वो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे, उसने उसकी शिकायत लगाई पिछले दौरे हुकूमत में, तो इन पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन जब वो हुकूमत गई तो उसके बाद ये हुकूमत आई जो तब्दीली सरकार थी, उसने वो सारी पाबंदी जो है वो ख़त्म, अब किसी का कंट्रोल में ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिट नहीं है। तो आप देख लें जितने चिंगचीज़ हैं उसमें डेक लगे हुए हैं और वो बेहुदा पंजाबी गाने चलते हैं। मैं सुबह को आते हुए गाड़ी में कुरान पाक पढ़ता था तो वो जब चिंगची किसी इशारे पे आती है उसमें ऐसे बेहुदा गाने लगे होते हैं जिनके अल्फाज हैं कि आप डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे बिल्कुल आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी वालदा बहन के साथ बैठे हो तो आप बर्दाश्त नहीं करते हो। तो मुझे बताएं वो खवातीन जो बेचारी मजबूर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से इन चिंगचीज में बैठने की, स्टूडेंट्स उनका क्या कसूर है? मजबूर है सफर करने पर। हमने 2 दफ़ा इस पर पूरी रिपोर्ट बनवाई कि इनके जो स्पीकर्स हैं उतारे जाएं, ना इनके पास नंबर प्लेट्स है, ना इनके पास लाइसेंस है,
ये कौन इजाज़त दे रहा है इनको चिंची बनाने की? और अगर ये तो बड़ा आसान सा काम था कि गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती बनाने पे, जब बनाने में पाबंदी लगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होते चले जाएंगे। लोहा है, गलता सरता जाएगा, इंजन है, ख़त्म होता चला जाएगा। लेकिन आप तो धराधर बनवा रहे हैं और धराधर ये लाहौर की सड़कों पे चल रहा है और ये अब एक अजाब की शक्ल में आ गया है। इसका ये ट्रैफिक को ये ख़राब करते हैं। कोई सेफ सिटी का कैमरा इनको पकड़ नहीं सकता क्योंकि इनकी नंबर प्लेट्स ही नहीं है और कोई किसी की पहचान नहीं है। बच्चा चला रहा है, बूढ़ा चला रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। और सबसे ज्यादा हादसात भी आप मुझे कह रही हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 12 रबीउल अव्वल तक गाने पर बंदी लगी हो। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये हमें बातें मुझे तो अच्छी लगी थी और मुझे सिर्फ ये बता दें इस पे इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है किस तरह? कोई चेक एंड बैलेंस पता नहीं। मैं तो आज भी जो हमारा खारक वाला स्टाफ है वहाँ पे चिंची के अंदर गाने लगे हुए सुन के आए। अब वो कौन पाबंदी कराएगा? यहाँ पाबंदी करा। मुझे बताएं जो हरासमेंट का चला कि जी वो पुलिस जो है वो चिंची के ऊपर बैठी खवातीन को जो हरास करेगा पकड़ेगा, 1 2 3 केस पकड़ेगे। उसके बाद आज पूरा 1 माह हो गया, कोई एक केस बताएं इस तरह का। तो क्या अभी हरासमेंट नहीं हो रही है? हो रही है। आप रोड पे ऊपर जाएं, आप सफ़र करें। मेरा तकरीबन पौने घंटे का सफ़र है आने का और जाने का। देख रहे होते हैं हम लोग बेबसी के साथ, और पुलिस, आपकी ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी है, दूसरे पुलिस भी नाके लगा खड़ी है, डॉल्फिन स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन कोई उन खवातीन का पुरसाने हाल नहीं है जो फाश गाने सुनने की बेचारी पर मजबूर हैं, जो इस तरह की हरासमेंट जो मोटर बाइकर्स करते हैं वो बर्दाश्त करने पर वो गरीब है, वो इसीलिए चिंची पे है। तो मेरा ख्याल है इस पर गवर्नमेंट को ये 12 रबीउल अव्वल तक नहीं, हमेशा के लिए पाबंदी लगानी चाहिए कि आप इस तरह गाने नहीं लगा सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, आप फिल्में नहीं चला सकते हैं और आप फाश मौत जो है वो नहीं दिखा सकते। ओवरऑल हमारे माशरे का एक बहुत अलमिया बनता चला जा रहा है कि लोगों में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। आप मुझे बताएं, आप आज का अखबार उठा लें, इसका बैक पेज है जी, ये बैक पेज है जी, बाज़ार से लेके आए, देखें इसमें कितनी खबरें जो हैं सिर्फ इसी नवीयत की हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको अखबार घर ले जाते हुए शर्म आती है यार, मैं अपनी बेटी को दूंगा अखबार तो इसमें से क्या पढ़ेगी? सही कह रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़, जाहिल, माशरे का कौन सा हत्ता के मैं ये नहीं कहता हूँ, ये हमें तो यहाँ खबरें इमाम साजिद के जो इमाम हैं उन तक की मिलती हैं। अल्लाह ताला रहम करे। हम कहाँ चले जाएं? जो यहाँ रहने वाले शरीफ लोग शुरफा हैं वो कहाँ जाएं और कहाँ सर फोड़े जाके कि इस माशरे में बेरा रवि बढ़ रही है और आप सिर्फ कह रहे हैं 12 रबीउल अव्वल तक जी आप गाने नहीं लगाएं। हाँ, 12 रबीउल अव्वल की रात 12 बजे जब घंटी जो है वो बता दे कि 13 रबीउल अव्वल हो गई है तो आप जो दिल करता है चलाएं। ऐसे फिर आप उसको अच्छी खबर भी कहें तो मुझे हैरानी होती है। बिल्कुल ऐसे ये जी हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, मेरे ख्याल से इसमें सभी को मिलकर अपना किरदार अदा करना है। अपने घरों में कम से कम पेरेंट्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बारे में आयद होती है कि वो ज़रूर अपने बच्चों की तरबियत को देखें, गौर करें और ख़्याल रखें। हमने ये जो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना फैशनेबल होने और बहुत ज़्यादा अपने आप में कि हम बड़ा ओपन है और हम बड़ा और ना हुकूमत भी माई बाप होती है, वो ख्याल करे ना, वो चीज़ पे क्यों नहीं करती है, एक्शन लेती है। वो वैगन्स और बसेस के अंदर जो वीडियो और ऑडियोज के सिस्टम लगे हैं उसको क्यों नहीं उतारती? और जब आप ये काम शुरू करेंगे, किसी एक आधे को पकड़ना शुरू करेंगे, मिसाल बनाएंगे, तो फिर दूसरे लोग भी यार पूरे यूरोप में मैंने सफर किया है, मैंने यूरो लाइन पे सफर किया है, उन बसों के अंदर लोग किताब पढ़ते हैं, सही अखबार पढ़ते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही वहाँ पे ना ये मोबाइल को इस तरह से इसके व्हाट्सएप और फेसबुक देखने का रवाज है, ना गाने चलाने का रवाज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं, बिल्कुल। बल्कि मैं लंदन में एक दफ़ा था तो मुझे हैरानगी हुई कि सुबह के वक्त में मैं बस में बैठा तो उसने रफ़ी के और उसके गाने लगाए हुए लता के। अच्छा। तो मैं चला गया तो वो इंडियन था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये तूने बड़ी अच्छी कलेक्शन रखी हुई है, तो ये तू इसी तरह लगाता है? कहता है नहीं, अभी जब आप बैठे हैं तो आपके साथ कितनी सवारियाँ थी? मैंने कहा 2 और थे लोग। कहता है ये दोनों भी इंडियन थे। तो मैंने ये मौका अच्छा देखा कि जब तक कोई गोरा नहीं आता तो अपने लोगों को जरा गाना सुना। चले, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मौका देख के उन्होंने ये सब किया। खैर, ये तो हमने जी आज की खबरें डिस्कस की हैं। इसके अगली जो खबर हमने डिस्कस करनी है, मुझे वो भी परेशानी लग रही है खबर, किस तरह से हम ये चीज़ें आपके साथ शेयर करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के PhD एंट्री टेस्ट में तमाम तलबा फेल हो गए। चलें इस पर आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ख़बर ये है कि एक भी तालिब इल्म टेस्ट में 70 नंबर ना ले सका। पंजाब यूनिवर्सिटी के PhD एंट्री टेस्ट में तमाम तलबा फेल हो गए। कोरोना की वजह से आमिर भाई हुआ? नहीं, अच्छा हुआ फेल हो जाने दे प्लीज। ओए अब म्यारी कुछ नहीं रहा ये। कभी ये जो डिग्री थी जिसको PhD बोलते हैं, फिलॉसफी की डॉक्टरेट थी अपने शोबे के अंदर, और उसका अब उसको तो अब उस तरह का म्यार नहीं है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सही। और वो नहीं पढ़ा ये पाते, तो ना वो रिसर्च करते कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि हमने तालिब इल्मों को तैयार ही नहीं किया। मैंने पिछले दिनों आपके साथ ही प्रोग्राम करते हुए कहा था कि अलामा कैसे लिखा होता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास आया था, MA करके आया वो, उसके बाद MPhil करना और उसके बाद PhD के लिए करना। तो इस तरह के जब स्टूडेंट्स होंगे और अगर वो फेल होते हैं तो हो जाएं। ये अच्छी खबर है कि खुदारा आपने स्ट्रिक्ट उसमें किया, किसी की सिफारिश को कबूल नहीं किया। इम्तिहान बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ये स्टूडेंट्स के साथ हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना छोड़ दिया जी। जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, मेरी बेगम समेत, मैं सबके लिए ये बात करता हूँ कि जिस तरह की एजुकेशन हम घर में बात कर रहे होते हैं इस तरह की, कि जिस तरह से हमें पढ़ाया गया, क्या हम उस तरह से पढ़ा पा रहे हैं, क्या उस तरह से सिखा पा रहे हैं लोगों को? नहीं। मतलब मैं जब हिस्ट्री पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो डॉक्टर रज़ी वास्ती थे, डॉक्टर फरद थे, अमानुल्लाह विक थे, कितने नाम मैं लूँ, मसूद रज़ा थे, सादिक साहब थे, और अहमद सईद साहब जिनका पिछले दिनों हुआ, जिन्होंने इंतकाल हुआ, जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी और अब इनकी लाहौर पर भी किताब आई है। ऐसे असातिज़ा थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है मेरे जैसे असातिज़ा रह गए जो सिर्फ बातों के असातिज़ा हैं, जितना उस्ताद नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, आप टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और वो असल में जो आपका ना स्टूडेंट्स ने पढ़ना, किताब को छोड़ दिया। सही कह रहे हैं आप। और वो ले आया उसको मोबाइल के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर और लैपटॉप और इस टैब के ऊपर ना। जब इन चीज़ों पर आप आ जाएंगे और किताब से दूर हो जाएंगे तो मुझे बताएं, अब आपको बताएं, मैं छोटी सी बात में कल एक बात कर रहा था किसी के साथ, लोग अब इस्लाम के मुतल्लिक़ भी तशरीहात जो हैं गूगल से ढूंढ रहे होते हैं। गूगल पता है किनका अदारा है? बिल्कुल। अहादीस गूगल से ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जिनका अदारा है, क्या वो सही चीज़ देगा? भाई आपके इसी शहर के अंदर बेशुमार लाइब्रेरियां हैं, बेशुमार किताब खाने हैं, बेशुमार बुक स्टोर्स हैं। जाएं यार, सही बुखारी खरीद लें एक किताब, उसकी जिल्द खरीद लें, एक पहली जिल्द खरीद लें, पढ़ लें, किसी और को किताब वाला तो ट्रेंड ही लोगों ने खत्म कर दिया आमिर भाई। आप किताब से दूर होंगे। बिल्कुल। और किताब ही असल में इल्म है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पर किताब उतारी। नहीं तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था कि USB बना देता। अल्लाह ताला के लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है ना। बिल्कुल, आपने वो USB बना देता, टैब बना देता, गूगल का जैसे सर्च इंजन अल्लाह ताला ने इसीलिए किताब उतारी कि आपको किताब की अहमियत आखिर तक रहे। लोह और कलम, तख्ती और कलम, लिखना सिखाया इंसान को, पढ़ना सिखाया, और उससे हम दूरी का नतीजा आप देख लो। बेरा रवि, उसकी दूरी का नतीजा ये कि PhD के जितने स्टूडेंट्स थे फेल हुए। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इसको ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। अगर उनका नहीं म्यार था तो उनको PhD नहीं करनी चाहिए। उनको अगर उनका CSS का म्यार नहीं है तो उनको नहीं करनी चाहिए। मेरा नहीं म्यार था तो मैंने PhD नहीं की ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर फिर मैं भी कर जाता। तो अगर इस तरह से हम मेरिट को ही तमाम शोबों में लेकर आएँ तो मेरा ख्याल रिफाइन होते होते बहुत सारे यही स्टूडेंट्स जो फेल हुए ये मेहनत करेंगे, थीसिस पे काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा प्लेजरिज्म, क्योंकि मेरे घर में ये डिस्कशन हो रही होती है, और ऐसा प्लेजरिज्म स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इधर से निकाली, गूगल से 2 सर्च निकाली, उधर से निकाली, एक आध लफ्ज़ यूज़ किया, उसको कॉपी पेस्ट किया, मारा, टीचर को भेज दिया, देखा जाएगा। और आगे से वो फिर टीचर्स का भी तो देखे ना कि आपने उसको उस तरह पता नहीं। मुझे अपनी टीचर का तो पता है, वो रात 2-2, 1:30, 2:30 बजे तक वो यही चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा खुदा का नाम ले बंदी, सुबह जाना है क्लास में। भाई मेरा नहीं, मेरा मसला और है वो, क्योंकि वो जिन टीचर से वो पढ़ी मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने क्या हम लोगों को सिखाया और किस तरह से हमारे जहनों के अंदर शामिल किया। ये खबर बहुत अच्छी है कि खुदारा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की सतह पर मेरिट को जो है वो तरजीह बनाया जाए। कोई फेल होता हो जाए तो पास होएगा तो उसको हम वेलकम करेंगे। आज वैसे इंटर का रिजल्ट भी है। हाँ, इंटर का रिजल्ट भी, और उसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा और दुआएं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला, या अल्लाह सबको। नहीं, इस दफ़ा तो वैसे भी थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन दी गई है तो बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे, लेकिन दाखिले नहीं मिलेंगे उनको। E ग्रेड मिलेगा। ये इशू है। जैसे E ग्रेड को किसी जगह पे दाखिला नहीं मिलेगा।
वो थोड़ी सी मजाक की बात हुई, नालायक तलबा के लिए ये भी बड़ा होगा कि उनके नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स आ गए हैं, वो इसी में खुश जब किसी का रिश्ता देखने जाओ शर्मा के कहेगी इंटर किया हुआ है इंटर किया हुआ है, तो वो जो है ये वैसे मजाक की बात हो गई, लेकिन सीरियस नोट पे जी तालीम जो है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना हमने किया सबसे ज्यादा हमने किया, वाकई किया, और ये कोरोना की आड़ में तो बहुत ज्यादा किया। और उस पर हमने देखा सोशल मीडिया पर जो डिफरेंट मीम्स आई थी वो एक जगह, लेकिन अगर आप अपनी तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अभी आप पास हो जाएंगे, आगे जाके क्या करेंगे? आगे जाके तो आपने सही इंशाल्लाह हालात हुए तो पेपर भी देने हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुड लक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका आज रिजल्ट आने वाला है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतों से नवाजा है और इन नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो है ये आंखें, जिनकी वजह से हम नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द तमाम खूबसूरत नज़ारे देखते हैं जो कि हमारी आँखों को क़ुव्वत बख्शते हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें सबसे पहले वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें आँखों जैसी बड़ी नेमत से नवाजा है। और ये नेमत कितनी बड़ी है ये मेरे ख्याल से अंदाज़ा तब जाकर आपको होता है जब कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो बिनाई मुतासर हो जाती है। अब हमें लेंस लगाने पड़ते हैं क्योंकि आपने न्यूज़ भी पढ़नी है, आपने काम भी करना है, और जब ये लेंस मैं रिमूव करती हूँ तो फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि किस तरह से आप एक सुकून सा महसूस करते हैं, क्योंकि जो कुदरत ने आपको चीज़ दी है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। खैर, आज वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है, 14 अक्टूबर है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी छोटी छोटी कोताहियाँ जो हैं, हम कहते हैं कि जी कभी सर में दर्द हो रहा है, धुंधला नज़र आ रहा है, और आप इसके लिए कभी भी डॉक्टर के पास बर वक्त नहीं जाते हैं। नतीजतन क्या होता है जी, आंखें आपकी मुतासर हो जाती हैं और बहुत टाइम गुजर चुका होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ हम सिम्टम्स से डिस्कस करेंगे, कुछ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइम से अगर नहीं आप डॉक्टर के पास जाते तो कितना नुकसान हो सकता है, नज़र की कमज़ोरी की असल वजूहात क्या होती हैं, और फिर जो मौजूदा हालात जिसमें हम देख रहे हैं हर दूसरा बंदा पूरी रात जाग रहा है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कितना नुकसानदेह है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन हाथ में दिए हैं, तो ये सब चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे, हर्बल तरीका इलाज क्या है, किस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करके बच्चों के जहन के साथ साथ उनकी बिनाई की हिफाजत को भी यकीनी बना सकते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी डॉक्टर हुमा कियानी सहगल साहिबा ने जो मैं ज्वाइन किया है, आई स्पेशलिस्ट हैं गंगाराम हॉस्पिटल से, साथ ही साथ हर्बलिस्ट डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप हम डॉक्टर साहिबा से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आज ये जो दिन मनाया जा रहा है आलमी दिन, क्या समझती हैं कितना ज़रूरी है दिन मनाना और इसका मकसद क्या है? ये जो दिन है आई थिंक मेरी नज़र में अगर आप पूछें तो मेरे ख्याल से मेरी अपनी वर्जन जो है, आई थिंक कि जब हम कहते हैं आंखों की बात करते हैं तो आई थिंक आइज़ आर अ गेटवे टू यूनिवर्स। एग्जैक्टली कि अगर आप उर्दू में से कहें कि आपकी जो ये दरवाज़ा है आपको कायनात की खूबसूरती को अप्रिशिएट करने का, और अल्लाह ताला की जो उसने आपको नवाजा के ब्यूटी, हाँ, तो वो अप्रिशिएट अगर आप नहीं देख सकते तो आप नहीं तो कर कैसे सकते। आप अप्रिशिएट और आप तो आज दुनिया जो कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो सितारे नजर आएंगे तो आपको जहाँ आगे तब जाएंगे ना। तो उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि पता होना कि ये है क्या। ये लायंस क्लब इंटरनेशनल 2000 में शुरू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करें कि विजन जो कमज़ोर है, जो लोगों का नहीं पता नहीं, एक स्क्रीनिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू की थी। उसमें इसके हर साल ये सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के थर्सडे को मनाया जाता है। सो इस बार थर्सडे आया है ऑन द 14th ऑफ अक्टूबर, और हर साल इसकी एक थीम होती है। इस बार इसकी जो थीम है वो है लव योर आइज। आप अपने आप से प्यार जैसा करते हैं आप अपनी आंखों से प्यार करें। और इस वक्त अबाउट 1 बिलियन ऐसे लोग हैं दुनिया में वर्ल्ड वाइड जिनकी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो उसको अगर आप कर सकते हो, ये अवेयरनेस और ये स्क्रीनिंग जब आप करेंगे तो उससे जो आपको मिलेगा एज ए पर्सन, एज ए डॉक्टर, एज अब आप जहाँ पे जिससे बैठ के अवेयरनेस कर रही हैं, सर जिस एज ए हर्बल का कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को और जिनसे भी बात करें कि हम उनको सिर्फ एक अवेयरनेस दे देना कि जी आप अपनी आई साइट चेक करवाएं, क्योंकि प्रिवेंटेबल
ब्लाइंडनेस एंड नॉन प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। सो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस अगर 1 बिलियन से ज़्यादा मौजूद में है, जो हम अपनी अवेयरनेस से और स्क्रीनिंग से और ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से, तो आप सोचें कितना फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि आंखें हैं तो आप सपोर्टर्स हैं टू योर फैमिली। कोई काम आप बगैर आंखों के बिल्कुल, और आप सपोर्टर्स, आप अपनी फैमिली के सपोर्टर्स हैं, आप ब्रेड विनर्स हैं। छोटे बच्चों के स्कूल की एजुकेशन इफेक्ट हो जाती है जी, अगर उनको ऐनक का नंबर है, उनको वो बता नहीं सकते, बच्चे हैं वो समझते हैं कि ये विजन है। सो इसलिए स्कूल्स में अवेयरनेस करनी जरूरी होती है कि वो पहले, और हो रही है आजकल के, वो पहले जब बच्चे स्कूल में एडमिशन होती है तो उनकी अवेयरनेस होती है, वो भेजे जाते हैं कि कोई नज़र नहीं आ रहा। टीचर्स स्मार्ट हो गए कि जी अगर नज़र नहीं आ रहा, आगे पीछे बच्चे जा रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। इसी तरह ऐसी है, और फिर 50 से अबव भी हैं। सो अब आइज़ के जो इशू है, इट्स नॉट जस्ट कि एक वक्त में होगा, ये आपकी हर उम्र में होता है, प्रिवेंटेबल एंड इरिवर्सिबल। तो अगर हम इसको अर्ली पिक कर लें और स्क्रीन कर लें तो हम बहुत सी बीमारी, बहुत सी विजन रिलेटेड को हम ठीक कर सकते हैं। ऐनक के नंबर से सिर्फ, फिर इसके बाद मोतिया हो जाता है, मोतिया की सर्जरी के साथ। तो इतनी बीमारियां हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में आई के इश्यूज होते हैं। और ये जो आप स्क्रीनिंग की जो आपने बात की थी, टू मच जितना आप कर रहे हैं उसमें उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। जैसे आपने क्या कॉन्टेक्ट लेंसेज आप लगाते हैं, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह आंखें ड्राई कर देती हैं, ये बीम्स, ये लाइट्स, तो इन सब के साथ ये सब प्रिवेंटेबल है। बिल्कुल। So, आप इसे मैनेज कर लें, अवेयरनेस कर लें, एंड आई थिंक इट वर्क्स। बिल्कुल जी। और तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी अपनी आंखों की हिफाजत कर सकें। हर्बल तरीका इलाज में जानना चाहूँगी कि आपने बिनाई को अपनी बहुत ज़बरदस्त रखना है, हर्बल तरीका इलाज इसका क्या है? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। ठीक है, अब डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आईज़ को सपोर्ट करती हैं या आई साइट के लिए अच्छी हैं, और ये आपने बचपन से, अर्ली एज से बच्चों को खिलानी शुरू करनी है, तभी वो होगी। हर चीज़ जो होती है वो ये नहीं होता कि 25 साल में आई साइट वीक हुई और आपने खाना शुरू किया तो फिर अगले 10 साल बाद आपको उसका रिजल्ट शायद मिले। ठीक है, तो अर्ली एज से आपने बच्चों को स्टार्ट करवाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, जितनी हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, गाजर इस मामले में बहुत अच्छा है क्योंकि ये बीटा कैरोटीन्स वगैरह हैं जो आँखों में विटामिन ए, ई, सी, जिंक, जियाजिंथिन, ल्यूटीन, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बिनाई के लिए, आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सही। ठीक है, अब इसको हम डाइट से बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को नट्स दे सकते हैं, नट्स में भी ख़ास तौर से अखरोट और बादाम, वो हम देखते हैं घरों में पाउडर सा भी बना के, बिल्कुल मैं उसका आपको बता देता हूँ कि उसमें बादाम, अखरोट, सौंफ, मिश्री, इन 4 चीज़ों को ही अगर आप सिर्फ, और एक उसमें काली मिर्च। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपकी 100 ग्राम बननी है तो इसमें काली मिर्च या वाइट पेपर, सफ़ेद या काली, दोनों में से कोई एक मिर्च आपने लेनी है और वो सिर्फ आपने 10 ग्राम्स डालनी है। ठीक है, वरना आपको पता है उसकी तेज़ी जो उनसे वो नुकसान देती है। तो आप ये पाउडर बना के रख लें और ये सुबह और शाम अकॉर्डिंग टू एज 1 चमची से लेके 1 टेबल स्पून तक सुबह और इसी तरह से शाम को दूध के साथ खिलाएं, तो इससे बिनाई भी बेहतर रहती है, प्लस ये कि आपकी जो यादाश्त है, जो आपका जहन है, वो भी आपका तेज़ रहता है, तरोताज़ा रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है जी, तो मुझे अभी 5 माह पहले पता चला कि मुझे ग्लूकोमा हो गया। अच्छा। हल्का सा ब्लर हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया, मैं कहा शायद एज के साथ आई साइट वीक हो गई। वहाँ गया हूँ तो दे सेट के प्रेशर बहुत हाई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब ग्लूकोमा तो नहीं हो गया? तो ही सेट कि आप कैसे आइडिया हुआ? मैं कहा मैं भी इसी फील्ड से हूँ, ऑल दो अल्टरनेटिव मेडिसिन में हूँ। तो उन्होंने बताया कि योर राइट आई इज़ ऑलमोस्ट डैमेज। अच्छा। 95% डैमेज हो चुका था, ओनली 5% रिमेनिंग। तो उसकी अब मल्टीपल सर्जरीज हुई और उसके बाद अब जो उनसे किसी हद तक स्टेबिलिटी आई है, बट दैट इज़ इरिवर्सिबल। जो 95% डैमेज हो चुका वो डैमेज हो चुका। जो मैडम बात कर रही थी कि आप प्रिवेंटिव चीज़ों की तरफ जाइए, कुछ चीज़ें फिर इरिवर्सिबल हो जाती हैं, वो फिर ख़तरनाक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि आंखें किस कदर बड़ी नेमत है, कदर बड़ी नेमत है। खैर, आज हम अपने नाजरीन के साथ कुछ एहतियात के हवाले से शेयर करेंगे। कहा जाता है जी एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर है। डॉक्टर साहिबा, नॉर्मल इंसान जिसको ये लग रहा होगा मुझे तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ठीक नज़र आता है,
कितनी देर बाद अपनी आई चेकअप कराना ज़रूरी है? स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो आप टाइम फ्रेम क्या बताना चाहेंगी? अच्छा, एक तो ये कि ऐसी भी आई की प्रॉब्लम्स हैं जो एट बर्थ हैं, ठीक है, तो पैदाइश पे ही आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको अगर हम सेक्शंस पे ले लें, एज के लिहाज से ले, तो न्यूबॉर्न बेबी जब होता है वो बहुत सोता है, 22 आवर्स तो सोता है, लेकिन अगर 2 महीने तक वो अपनी माँ के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, सो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है। और दूसरा एक कैसे था, बच्चों के झूलों के ऊपर ना वो जो लाइट्स लगी होती है वगैरह, उसका पर्पस है इसलिए क्योंकि वो जो बच्चा अपने कॉट में ऊपर देख रहा होता है तो उससे कलर्स डेवलप हो रहे होते हैं और उसकी विजन डेवलप हो रही होती है। सो अगर एक बच्चा, एक बेबी अपने मदर के साथ या जिससे उसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा या किसी चीज़ की आवाज़ की तरफ अपनी आइज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा या स्माइल नहीं दे रहा और इसके अलावा उसकी आइज़ रोल करना शुरू हो जाए, जैसे हम निस्टैग्मस कहते हैं, सो अगर वो आइज़ रोल करना शुरू हो जाए तो दैट शोज़ कि जी इसकी विजन इफेक्टेड है। ठीक है। सो पहले तो ये कि 2-3 महीने तक वो नई कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आ जाता है एक ऐसी चीज़, दैट इज़ ऑल्सो टाइम कि आप अपने उस पेशेंट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। फिर जब स्कूल गोइंग एज है 5 साल, 4 साल, 5 साल, उस एज में दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अब उनकी पढ़ाई के टाइम आ रहे, सो वो उस वक्त उनकी अगर विजन ठीक है तो दे विल एक्सेल इन स्कूल्स, अगर वो नहीं करेगा तो उनको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद जो आपकी जो है एज प्यूबर्टी के बाद जब 13, 14, 15 साल के हो रहे होते हैं, 12-13 साल पे, उस वक्त बहुत टाइम पे ग्रोथ स्पर्ट्स आती हैं, जब आप बड़े होते हैं, कद निकालते हो ना सी चीज़ें, तो उसमें भी आई सेट इफेक्ट होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिलाते हैं, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा था कितने टाइम में आपको जो है वो अपने आंखों का मुआयना कराना जरूरी है? तो मैं कंटिन्यू करूँगी वहाँ से कि एक तो न्यूबॉर्न का कह दिया, फिर आपको होते स्कूल गोइंग एज या किसी को फिर साथ में अगर महंगा पहना रहे तो इसका मतलब उनकी विजन भी कम होती है, उसको बहुत टाइटली देखना चाहिए क्योंकि आप उसको स्क्विंट को भी ठीक कर सकते हैं, नज़र को भी। ठीक। फिर ये प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ होती है दोबारा, जब स्पर्ट आती है, बड़े होते हैं सारे के सारे, तो उससे भी इनको ना माइनस नंबर्स या दूर 5 जिसे कहते हैं नियर साइटेड, दूर का कम नज़र आना होता है, वो साथ में ऐड हो जाता है, तो एनक के साथ रिवर्सिबल, मैंने आपको आराम से एनक लगाते हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं सर। फिर उसके बाद बहुत से लोगों को लेजर्स के साथ एनक बताने का टाइम आता है तो 2021 पे कर ले। अब एज यू ग्रोइंग ओल्डर देखें बहुत सी डिजीजेज भी हैं जिसके साथ आपको फिर अर्ली एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, जिस तरह जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के साथ तो आई का कोई बहुत ही कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, कि आपकी 5 या 6 साल की डायबिटीज़ हो और अगर अनकंट्रोल्ड भी हो, विद टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, तो आपकी आइज इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो एनीबडी हु हैज़ डायबिटीज़ उसको हर साल अपनी आई इवैल्यूएशन करवाना, पर्दा जिसे कहते हैं रेटिनल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी है साथ में, मीनिंग आपको ड्रग्स ले रहे हैं, जिस तरह से स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी आर्थराइटिस और डिजीजेज हैं जिसमें स्टीरॉइड्स है लाइफ सेवर, लेकिन वो आई को भी इफेक्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ड्रग्स होती हैं, तो उसके साथ भी आपको आई एग्जामिनेशन फिर मस्ट होगी, उस वक्त एज नहीं देखनी। ठीक है। एंड देन कम्स अ टाइम को जो 50s में 50s 60s में एक होता है जिसका कहते हैं सफ़ेद मोतिया, कैटरेक्ट, वो ऑलमोस्ट हर एक कोई बन रहा होता है। ये एज रिलेटेड चेंज है, आपकी आंख का शीशा गदला हो रहा होता है, मीनिंग आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और फिर ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फिर तो एग्जामिनेशन हर हाल में जरूरी है क्योंकि आपको नजर ही नहीं आ रहा, आपको हल्का नजर आ रहा है, फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आपको साथ जो आपके जसाब बैठी हैं वही नहीं नजर आ रहे होते, एंड देन दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि जो लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, यू नो, स्पेशली द ड्राइवर्स एंड ऑल दैट, उनके लिए तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि वो आई एग्जामिनेशन करवाएं। सो एज का फैक्टर नहीं है, आप हर एज में आपको एग्जामिनेशंस करवानी है, आपके प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल। जो लोग ये ड्राइवर्स होते हैं नॉल, उनके लिए तो आपको पता है ड्राइविंग स्कूल में होता है। बिल्कुल। क्या आपकी अगर विजन पूरी नहीं है उसके लिए आजकल तो जी इमिग्रेशन लॉज हो गए, आप अगर ट्रैवल करना चाहें और आपने किसी और मुल्क पे जाना है तो प्रॉपर्ली पूरी आपकी आई एग्जामिनेशन मांगते हैं, डोंट लुक एट योर एज। बिल्कुल। सो एज वाइज देयर इज आई इज सच कि आप बचपन पैदाइश से लेके जब तक आप इस दुनिया में हैं आपने एग्जामिनेशंस करवानी है, और समथिंग जो प्रिवेंटेबल है, एनक लगाएं, और या आपकी सर्जरी हो सकती है या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, एंड प्रिवेंटिव। अच्छा, एक और अहम सवाल, लोग कहते हैं एनक लग जाए तो ये कभी उतर नहीं सकती, ऐसा है? डिपेंड करता है, एक होती है कंडीशन जिसे कहते हैं फार साइटेड, ठीक है, ठीक है, और एक होती है नियर साइटेड। ठीक है। नियर साइटेड का मतलब ये उल्टा इफेक्ट है, नियर साइटेड को मायोपिया कहते हैं क्योंकि दूर की नज़र कमज़ोर है, और फार साइटेड जो क्योंकि
करीब की अच्छी है। सो जो फास्ट साइटेड है उसके लिए तो आजकल ट्रीटमेंट आगे से हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेजर्स। वो रिफ्रैक्टिव लेज़र जब आप अडल्ट एज में पहुंच जाते हैं, जिसको अडल्ट एज कुछ 18 कहते हैं, कुछ 19 कहते हैं, मेरी नज़र में 20-21 है, क्योंकि उस वक्त आपकी फुल ग्रोथ हो चुकी है, कभी स्पर्ट्स आते हैं। सो उस वक्त आप करवा सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट वॉक इन एंड अ वॉक आउट कि आप गए करवाया और आगे। इसके लिए पूरी एग्जामिनेशन होती है, आपका पर्दा ठीक है, आपका कॉर्निया जिसको आपने रीशेप करना है वो ठीक है, आपको ड्राई आई नहीं है, क्योंकि जिनको ड्राई आई होती है तो उस पर थोड़ी सी बाद में ड्राइनेस आ सकती है। तो ये आप फुल एग्जामिनेशन करें। एंड यस, बहुत से लोगों की अडल्ट एज में आके हम रिफ्रैक्टिव लेजर करके ऐनक उतार देते हैं। चले जी, ये भी खुशखबरी है कि अगर वो लोग जो कि ग्लासेस लगाना पसंद नहीं करते, उसके लिए भी आपके पास मुस्तैद तरीका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुसलसल आंखों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शिकायत करते हैं, बहुत सारे हमने देखा नौजवान भी शिकायत करते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपनी आप ईटिंग हैबिट के साथ साथ क्या चीज़ें इनका ख्याल रखें तो ये चीज़ें आप ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर तो ये फिर वही आई साइट वीक हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम है तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर वैसे ही है, थकावट कभी कभी आंखों में हो जाती है, क्योंकि अब तो बच्चा स्क्रीनिंग कर रहा है ना। ऑनलाइन क्लासेस थी पिछले 1.5 साल से, तो बच्चों की स्क्रीनिंग तो बहुत बढ़ गई। उन्होंने बैठना ही लैपटॉप की या मोबाइल के पास है और अपना काम करना। तो हम ये कहते थे, या मैं अपने बच्चों के साथ ही करता था कि 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपने स्क्रीनिंग की, उसके बाद 4-5 मिनट अपनी आंखों को रेस्ट दें। 20-20 जिसे कहते हैं। 20-20। उसके बाद आप अपनी आंखों को रेस्ट दें और थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइजेस करें। प्लस ये कि मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब तो साइंस भी इस बात को मानती है कि हमारा जो कॉर्निया होता है वो एज सच ऑक्सीजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। सही, ठीक है। तो जो मॉर्निंग वॉक होती है सुबह के टाइम पे, ऑक्सीजन बहुत फ्रेश होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो अगर आप सुबह निकलते हैं तो आपकी आइज़ उनसी होती हैं, उसकी हेल्थ क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनको अडॉप्ट किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पे किया जाए तो हम आँखों की बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। सही। अच्छा जी, हम घर में ख़ुद से ही चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आंखों में दर्द हो रही है, गुलाब के अर्क का इस्तेमाल कर लिया, डिफरेंट घर में चीज़ें, ये जो डायरेक्ट आंखों के अंदर हम चीज़ें डाल लेते हैं। मुझे बताइएगा 3 से 4 दफ़ा आप गुलाब के अर्क का इस्तेमाल करें, चुभन हो रही है, बाहर कहीं से आ रहे हैं, स्मोक के इशूज़ साथ ही चल रहे हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, बाइक आप चला रहे हैं, तो मुझे बताइएगा इसमें अगर आपको आंखों में एलर्जी फील हो रही है या डस्ट के बाद आपकी आंखों में वो धुंधलाहट सी आ रही है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो आबो हवा में इतनी पोल्यूशन है, इतने एलर्जेंस हैं कि आपकी आंखें ख़राब होती है या इचिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अर्क के गुलाब अगर तो खालिश क्वालिटी का है तब तो ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे डिस्टिल हो गया ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस से आया। लेकिन अगर वो खाली पानी है और उसमें एसेंस डला हुआ है तो वो यकीनी तौर पर नुकसानदेह है, बल्कि बहुत और मोस्टली वही अवेलेबल होता है। तो बेहतर ये होता है कि एहतियात की जाए या किसी बहुत अच्छी कंपनी का, जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं, सर्टिफाइड कंपनीज हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, हफ्ते में 1 आध दफ़ा एक चीज़ की जा सकती है। आई डोंट नो कि डॉक्टर साहब इससे एग्री करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन एक बड़ी अच्छी टिप है कि ठंडा यख पानी लीजिए और उसमें जो सा थोड़ा सा जो सा हमारा पिंक सॉल्ट होता है, बिल्कुल आधी चुटकी वो डालिए और थोड़ा सा खालिश शहद डालिए और उसको मिक्स करके ठंडे पानी में आंखों को ब्लिंक कीजिए। और दोनों आंखों के लिए जो प्याला रखना है वो अलग अलग रखना है। उसमें आंखों को ब्लिंक कीजिए तो आपकी आंखें बड़ी फ्रेश हो जाती हैं, बड़ी साफ़ हो जाती हैं। अच्छा। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सलाइन वाटर वगैरह जो सा है वो नमक के पानी वगैरह बनते भी हैं आइस को क्लींस करने के लिए। हर एज ग्रुप का कर सकते हैं। मैं खुद भी करता रहा हूँ, मैं अपने फैमिली में भी करवाता रहा, मतलब सेफ़ है। लेकिन अगेन वही वाली बात कि शहद को भी खालिश होना चाहिए और अगर अर्क के गुलाब का इस्तेमाल है तो वो भी खालिश होना चाहिए। खालिश चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इलाज जो सा है या लॉन्ग टर्म यूजेज जो सा है उससे परहेज़ करना चाहिए। वक्ती तौर के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई सिम्टम आपका परसिस्ट कर रहा है तो फिर डेफिनेटली एक्सपर्ट्स के पास जाए, बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बड़ी चीज़ें हम देखते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं और आँखों के अंदर ख़ास तौर पे काजल लगाए जाते हैं, पेंसिल्स लगाई जाती हैं कलरफुल। ये प्रैक्टिस क्या आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है? अब हमें भी रूटीन में ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती? पहले चीज़ मैं कॉन्टैक्ट लेंस की बात करूँगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस का फीमेल्स के साथ ज़रा बहुत ज़्यादा खासा शादियों पे और शादियों पे मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी शॉर्ट सी। एक शादी पे मेरी अपनी फ्रेंड की बहन ने शादी पे सारा तैयार होकर जब कॉन्टैक्ट लेंस लगाए तो कॉन्टैक्ट लेंस वॉज समथिंग दैट जो आपके ब्यूटिशियंस हैं उस मेकअप किया सारा और
लगा दिया आँख पे। अब हैंड्स क्लीन है कि नहीं, वो आपके जो स्पेशल उनके आपके सॉल्यूशंस होते हैं जो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होते हैं वो नहीं है। आप पानी में अगर उसको धो के लगाएंगे तो पानी में उसके अंदर अमीबास वगैरह होते हैं जो सीधा आपकी आंख पे जो कांटेक्ट लग जाएगा, अगर कॉर्निया पे अटैच होगा और वो इन्फेक्शन हो गया, ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो एक कॉन्टेक्ट लेंस, एक होता है कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंस जो रंग भरा बदल, और एक होता है थेरेप्यूटिक, जिसका सेंस कि आपके उसमें माइनस नंबर्स या प्लस नंबर्स हैं। बिल्कुल, उसके लिए लगाएं ज़रूर, मना नहीं करे, बट उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आपका कॉन्टेक्ट लेंस मैं लगा लूँ, मेरा ये लगा ले, आपकी आपका है। और आपके नाखून भी ज़्यादा तमीज़दार होने चाहिए, क्योंकि जो आपके जो नाखून अगर टच करेगा स्क्रैच करेगा और इन्फेक्शन हो जाएगी। सही। सो वेयर इट लगाएं ज़रूर, लेकिन बड़ी बड़ी केयर के साथ। मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं लगा के सो भी जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। हम तो जहाज़ में मुझे कोई कहना कि अगर हवाई जहाज़ में कहती ना लगाइएगा, इसलिए क्योंकि एयरबॉर्न प्रेशर से आपकी विजन इफेक्ट हो जाती है। दूसरे के रात को सोना या दोपहर को भी सोने के लिए तो ये जुल्म है अपनी आंखों के साथ कि आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। आपने ये कॉन्टेक्ट लेंस आपके कॉर्निया पे लगा हुआ है, आपकी नेचुरल ब्लिंकिंग में आंसू जो बहुत ज़रूरी है कॉर्निया को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो इन्फेक्शन को बचाते हैं, वो टच ही नहीं कर रहा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं जैसे लेंस रिमूव करती हूँ मेरी आंखों में सुकून आता है और ऐसे फील होता है कि आपको, क्योंकि डिहाइड्रेटेड है आप, इस वक्त आपको हाइड्रेशन जो आपकी ब्लिंकिंग से वो नहीं मिल रही। सो इसलिए हम तो कहते हैं आर्टिफिशियल टेयर अगर है पहले डालें, उतार के भी करें और हाइड्रेट करें। मिनिमम कॉन्टेक्ट लेंस एने के लगाएं, और जो आके घर में जहाँ पे भी आपने पार्टीज पे जाने, फंक्शंस पे जाने कर लें, उसके बाद उतारें, लेकिन शेयरिंग नहीं करनी। गॉड फॉरबिड, प्लीज, दिस इज फॉर द पब्लिक, देयर इज नो सच थिंग एज शेयरिंग ऑफ योर कॉन्टैक्ट लेंस। आप अपना कॉन्टैक्ट लेंस दूसरे के साथ शेयर नहीं करें। फिर आगे मेकअप्स की बात, काजल लगाएं अच्छी प्रोडक्ट्स की। और मैं फिर वो एडवाइस करूँगी, कितना मेकअप हम एक इंसान कर लेगा, अपनी चीज़ें अपनी रखें, मेरी आपकी आपकी मेरी करके, ख़ास तौर पे आँख के अंदर लगाने के लिए आपका प्रोडक्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और चेंज करें। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है 10 साल पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल करें। प्लीज़ चेंज योर प्रोडक्ट्स, और जो सूट करता है वो इस्तेमाल करें। कभी हो सकता है यू एलर्जिक टू इट। बहुत से लोग आके कहते हैं हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किया, आँख में पानी आना शुरू होता है, दे आर एलर्जिक टू दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट से परहेज़ करें। और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, अगर है तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स डालें, वो आपकी प्रॉब्लम ऑफ एलर्जीज टू दिस हट जाएगी। बिल्कुल। लेकिन प्रिवेंशन है ना, वो चीज़ जो कर रही है वो दोबारा इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो एज अ ख़वातीन तो फिर हमारा मसला टाइम के लिए किया जाए मेरे ख्याल से उतना ही बेहतर है। वक्त कम है, कोई मैसेज छोटा सा देना चाहें आप? बस अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और अपनी डाइट में नट्स, फिश और जो चार मगज़ हम जिसको कहते हैं, इसको ज़रूर शामिल कीजिए, किसी भी तरह से शामिल कीजिए, लेकिन ज़रूर शामिल कीजिए, तो इंशाल्लाह एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारी जा सके इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप क्या देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अपनी आई साइट को एग्जामिन करवाएं, अपनी प्रिवेंशन करें। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, लव योर सेल्फ बट लव योर आइज, बिकॉज दिस इज द थीम ऑफ टुडे। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर आप दुनिया की इस खूबसूरती को हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ डॉक्टर साहबा ने जो कहा, टाइम टू टाइम अपनी आंखों का मुआयना कराते रहे, ताकि आपको पता चलता रहे कि अगर आपकी आईसाइट मुतासिर भी है तो टाइमली उसको जो है वो आप इलाज की तरफ भी जा सकें और उसको वहाँ पे ही कंट्रोल कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपने वक्त के लिए। नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे, और मनाजिर तो आप देख ही चुके हैं। इस तरह के लोगों से जब मैं आपको मिलवाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि कुछ बाकी गेम्स ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअली मुश्किल होती हैं। आज के मेहमान जिनका नाम है जी उमर सलीम, हॉर्स बैक आर्चर हैं, और इनके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है किस तरह इन्होंने ये सब कुछ कर लिया। और साथ ही साथ जो आलमी चैम्पियनशिप है जो ईरान में हुई, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, सबसे ज़्यादा स्कोर भी कायम किए, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इतनी मुश्किल गेम में इनसे पूछ लेती हूँ कि इन्होंने किस तरह आइडिया ये कैसे आया, कितनी ट्रेनिंग की। बहुत कम लोग मैंने देखा है कि इसकी तरफ रुझान है, इसकी क्या वजह है। तो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बिलाशुबा आप लोगों जैसे वो लोग हैं जो कि मुल्क व कौम का फ़ख्र होते हैं और कुछ नया करके दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे में कितना टैलेंट मौजूद है। किस तरह से ये सब कुछ प्लान किया, सीखा, कितना टाइम लगा? सो बेसिकली तो कोई प्लान नहीं था इनिशियली। द प्लान वाज कि मैं
कोविड था, एवरीथिंग वाज इन लॉकडाउन, जो बाकी हॉर्स स्पोर्ट्स मैं करता हूँ, टेंट पेगिंग वगैरह हर चीज़ बंद हुई थी पाकिस्तान में। सो आई डिसाइडेड इट्स अ न्यू स्पोर्ट। अगर आप हदीस वगैरह पढ़ें तो सबसे ज़्यादा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर स्ट्रेस दिया था कि आर्चरी एंड घुड़सवारी। सो आई डिसाइडेड टू लर्न दिस स्पोर्ट, गो फॉर इट एंड लर्न दिस स्पोर्ट, एंड देन स्पोर्ट सीखी। देयर वाज नो प्लान टू प्ले दिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो उसके बाद जब उन्होंने फेडरेशन के तौर पे मुझे नॉमिनेट किया फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने कहा आप फेडरेशन बना लें, फिर हमारी फेडरेशन ने भी मुझे इनकरेज किया एंड वी डिसाइडेड कि मैं पार्टिसिपेट कर लूँ। एंड व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटिंग, उधर जब मैं गया हूँ और सारी पार्टिसिपेशन की है, तो शुरू में वो अप्रिसिएशन या सपोर्ट नहीं मिली बाकी मुल्कों से, बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ न्यू पाकिस्तानी इनटू इट, दे वरंट होपिंग कि आई वुड गेट अ वेरी, मतलब कोई ऐसा रिजल्ट नहीं होगा। तो द रिज़ल्ट वाज वेरी डिसेंट, और फॉर अ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग कंपनी, फॉर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग कंट्री के तौर पे, इट वाज द बेस्ट रिजल्ट। उनका पॉइंट, मतलब एवरी प्लेयर वाज सेइंग कि भाई हमारे पहले टोटल से बेहतर तुमने टोटल कर दिया हुआ है। सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। कम से कम एक डिसेंट फाइट बैक दिया है उन लोगों को, तो होपफुली इट विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम। प्रैक्टिस की तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। हॉर्स राइडिंग तो मैं आई एम डूइंग इट हसन अब्दाल के दौर से, आई एम एन अब्दालियन, तो मैं उस दौर से कर रहा हूँ। मेरे पास कैडेट कॉलेज का भी कलर है। तो वंस यू आर, आपको घुड़सवारी बहुत अच्छी आती हो, तो फिर आर्चरी तो यू कैन डू इट इन अराउंड 6-7 मंथ्स। इसमें एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसमें इंपॉर्टेंट होता है स्पीड ऑफ शूटिंग। तो जो ओलंपिक्स में आप आर्चरी देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली जो रिकर्व आर्चरी है, उसमें 2 मिनट में 3 एरोज निकालने हैं। इधर कोई 10 सेकेंड्स में यू हैव टू डू अराउंड 4 एरोज। सो बिकॉज द स्पीड ऑफ द हॉर्सेस के मुताबिक आपको शूटिंग करनी होती है। सो दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट। सही। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है, आपने स्पीड भी मैनेज करनी है, अपना फोकस भी रखना है। यस। तो किस तरह अगर आप हमारी स्पोर्ट ऑफ टेंट पेगिंग देखें, उसमें भी घोड़े बहुत स्पीड से आते हैं। उसमें भी अगेन द फोकस इज़ ऑन वन पेग, तो वो कुछ नेचुरल हाई स्पीड हॉर्सेस कंट्रोल करने की आदत थी। सही। फिर सेकंड यहाँ पे आके ये हुआ, सिर्फ द प्रॉब्लम वाज कि ये वाहिद स्पोर्ट है दुनिया में जिसमें घोड़े को आप पकड़ नहीं सकते, आपने टांगों से घोड़े को पकड़ना है। तो आपने घोड़े को टाई कर दिया, घोड़ा भाग रहा है, आप अपने दोनों हाथ आपके बिजी हो गए। सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है टू एडजस्ट इन टू इट, कि अब आपने घोड़े को कंट्रोल किए बगैर घोड़े को छोड़ना है। इस तरह के गेम्स में रिस्क फैक्टर भी बहुत होता है। तो खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई नाखुशगवार वाकया भी हुआ? इस गेम में तो नहीं अभी तक हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बट इससे पहले तो कई दफ़ा ज़िंदगी में हो गया हुआ। बिकॉज इफ़ यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें एक्सीडेंट्स हैपन, और एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ मुझे बताइएगा ऐसी एहतियात जो कि आप देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें, कुछ टिप्स ऐसी कि आप अगर ये गेम खेल रहे हैं तो ये चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ओके, पहली चीज़ तो आपने ये देखनी होती है दैट इज़ कि आपकी राइडिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत होना चाहिए। तो लोग चाहते तो हैं कि हम हॉर्सबैक आर्चर्स बन जाएं, एवरीवन वांट्स टू डू इट, अट्रैक्टिव भी लगती है। वो ड्रामा सीरियल्स भी जो रिसेंट आए हैं, उससे एक वो हाइप क्रिएट हो गई है इसकी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि दे जंप टू अर्ली इनटू द स्पोर्ट। मैं कहता हूँ कोई भी हॉर्स स्पोर्ट करने से पहले आपकी राइडिंग स्किल्स शुड बी वेरी वेरी गुड। ठीक है। सेकंड, उसके बाद आपने देखना है कि आपका इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए। राइडिंग स्किल्स के साथ साथ आपने अपने घोड़े को उस तरह ट्रेन करना है फॉर ए स्पेसिफिक स्पोर्ट। फिर आपका इक्विपमेंट जो एवरेज इक्विपमेंट है, कोई मतलब सस्ते आप इक्विपमेंट्स लेते हैं इवन फ्रॉम द कंट्री और फ्रॉम चाइना, दे कुड फायर बैक। कम से कम अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करें, गिव इट इनफ प्रैक्टिस, बिकॉज ग्राउंड प्रैक्टिस आर्चरी की बहुत अच्छी हो, घुड़सवारी अलहदा बहुत अच्छी हो, फिर उन दोनों को कंबाइन करने का सोचें। बिकॉज इफ़ यू जंप टू अर्ली ऑन अ हॉर्स, यू कुड इंजर योरसेल्फ, घोड़े का नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। मतलब इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग पॉजिटिव, इट कुड बिकम नेगेटिव। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की गेम्स बहुत ज़्यादा आपकी वो कहते हैं ना कि महंगी भी होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने अपने ऑन पे सब कुछ किया? जी, मैंने अपने ऑन पे सब कुछ किया। मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत थी फ्रॉम आवर फेडरेशन, बट नई स्पोर्ट थी एंड दे मतलब इफ़ आई हैड आस्क्ड मे बी दे वुड हैव सपोर्टेड मी फाइनेंशियली एज वेल, बट आई वाज गोइंग इन माई ओन केस, मैंने जाना ही जाना था। आई वाज गोइंग टू कम्पीट बिकॉज आई हैड लर्नड इट माई सेल्फ। तो मैंने अपना एक एम बनाया हुआ था, तो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री वाज अनदर एडिशनल ऑनर। कितना टाइम दिया प्रैक्टिस में और घर वालों की सपोर्ट क्या थी? नॉर्मली लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा यहाँ पर टाइम सारा स्पेंड कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, पता नहीं आने वाला टाइम क्या है। ये तो खैर शुरू से मेरे घर का और मेरा मसला रहा है, बिकॉज घोड़ों को बहुत टाइम देता हूँ, तो शुरू से ही दे रहा हूँ। एंड तकरीबन रोज़ाना 200 एरोज फायर करता हूँ, उससे आपके प्रैक्टिस ग्राउंड पे खड़े होके। ठीक है। ठीक है। और घोड़े के ऊपर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक प्रैक्टिस कर लेता हूँ।
तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक हैबिट बनी हुई है, एंड दिस इज़ द हैबिट आई एम बीइंग फॉलोइंग फॉर द लास्ट अराउंड 7-8-9 आप ईयर्स। अपने घोड़े पे बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं, उसका भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता होगा, खुद सारी केयर करते हैं। द डिफरेंस इज़ कि जब आप इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जाते हैं आप अपना घोड़ा नहीं ले जा सकते। हाँ, उधर आपकी किस्मत में घोड़ा आता है। तो इवन इफ़ यू हैव ट्रेन्ड अ लॉट अपने दैट इज़ वाई मैं हर बंदे को यही कहता हूँ आपकी क्वेश्चन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब घोड़ा बदल के मिलेगा उसकी स्पीड समझना, उसके मुताबिक शूट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, 1-2 प्रैक्टिस राउंड्स वो देंगे आपको, बिल्कुल, और उसमें आपको पूरा घोड़ा अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक खेलना शुरू करना। कितना टाइम होता है ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने में? दे गिव अस अप्रॉक्सीमेटली 2 राउंड्स। 2 राउंड्स का मतलब है यू हैव हाफ एन आवर विद द हॉर्स, और आपको हॉर्स अंडरस्टैंड करके एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग द चैंपियनशिप। एंड अगर उसके दौरान आपका घोड़ा को कुछ हो जाता है तो यू गेट डिस्क्वालीफाइड। सो घोड़ा वेलफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट हिट द हॉर्स, यू कैन नॉट बी, मतलब कोई ऐसी एनिमल क्रूरल्टी या नहीं आप कर सकते। तो आपने वो जो घोड़े वाली वेलफेयर है और उसको मतलब आफ्टर द फर्स्ट डे तो मुझे याद है मैंने अपने घोड़े को विटामिन्स के उनको रिक्वेस्ट करके टीके भी लगवाए, बिकॉज आपको खुद फिक्र होती है कि मेरा घोड़ा अगले दिन भी सही तरह परफॉर्म कर जाए। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट। दिस इज़ बिकॉज टेंट पेगिंग में भी यही होता है, इस स्पोर्ट में भी यही होता है कि यू कैन नॉट यूज द हॉर्स दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड विद, एनी हॉर्स कैन कम इनटू। अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज़ें इतनी आम नहीं है, और जो नए लोग आने वाले भी हैं वो भी परेशान होकर पीछे हो जाते हैं कि जब उनको आगे कुछ इतना नज़र नहीं आ रहा होता। क्या वजह समझते हैं, क्यों हम इस तरह की गेम्स को ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहे हैं? यहाँ पे ना पाकिस्तान में राइडिंग स्कूल्स का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे कुछ राइडिंग स्कूल्स बने हुए हैं, उन कुछ राइडिंग स्कूल्स के ऊपर लोगों का लोड ज़्यादा है, सो ऑटोमेटिकली द फोकस इज़ कि सबकी बारी मिल जाए रादर देन प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन आउट ऑफ दैट। तो अब फेडरेशन, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान की वो प्लान कर रही है कि हम कैंप्स लगवाएं फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। वंस द कैंप्स आर देयर, बिकॉज आपने किसी बंदे को कह देना कि जाके घोड़ा ख़रीद लें, फिर घोड़ा रखे कहाँ पे? उस बंदे ने कहीं घोड़ा रखना है, फिर उस घोड़े की फीड एंड कीप करनी है। सो द मेन पार्टनर इन एनी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट इज़ योर हॉर्स। तो अगर फेडरेशन या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट साथ साथ मिलती जाए तो एक बंदा जब एक दफ़ा एक लेवल पे पहुंच जाता है तो आगे तो वो अपना घोड़ा ख़रीद ही लेता है, द पैशन किक्स इन। तो उस लेवल तक ले जाने के लिए आई थिंक अब जो आगे स्टेप्स लेंगी और ये जो हमारी फेडरेशन है, तो आई एम होपफुल इट विल बी बेटर। अच्छा, बहुत सारे लोग इस तरफ आना चाहते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रॉपर आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले हॉर्स राइडिंग और फिर उसके बाद ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है? अभी देयर आर अ फ्यू क्लब्स जो खुले हुए हैं, जैसे अब आपके पोलो ग्राउंड में भी देयर टीचिंग राइडिंग। मेरा पॉइंट ये होता है लोगों के साथ आप राइडिंग सीखें, इधर से स्टार्ट ज़रूर करें क्लब से, उसके बाद गो ऑन टू समथिंग, कीप योर ओन हॉर्स ओवर देयर, कीप योर हॉर्स समवेयर, क्योंकि अपने घोड़े से आपकी ज़्यादा स्किल इन्हांस होती है। तो अब द मेन थिंग इज़ इस तरह की जब एंड पे आप कोचिंग लेते हैं फ्रॉम, क्योंकि जो हम अब प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ को इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलवाने का पाकिस्तान, बिकॉज वी विल होल्ड अ होल कैंप फॉर इट। मगर हमारी कोशिश ये होगी हम उन लोगों को इन्वाइट करेंगे ज़्यादा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर राइडर्स, बिकॉज हम किसी नए बंदे को बुला लें उसको राइडिंग नहीं आती तो ये तो बहुत लंबा काम बन जाएगा हमारे लिए। तो लोग भी इफ़ दे लुक अराउंड, इफ़ दे सर्च, तो इजीली राइडिंग अब मेरा ख्याल है लाहौर में तो खैर काफ़ी अवेलेबल होनी शुरू हो गई हुई है। अच्छा, इसके लिए कुछ बताइएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना पड़ता है, कुछ आपको फोकस चीज़ों को करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको, अगर आप इस तरफ आना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होनी चाहिए? डाइट को लेकर, आई सेट को लेकर, हर चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ है ना आपकी, एक यू हैव टू हैव अ स्टेमिना। आपको घोड़े के ऊपर ज़्यादा स्टेमिना हो, आपका बैठने का स्टेमिना ज़्यादा हो, आपका एक सर्टन वेट होना चाहिए, मतलब यू शुडंट बी क्रॉसिंग बी ओवर वेट। आप ओवर वेट होंगे तो यू लूज योर बैलेंस ऑन अ हॉर्स, आपके लिए सीखना भी मुश्किल होगा। और फिर इंटरनेशनल में तो यहाँ तक वो पॉइंट आउट भी कर देते हैं कि भाई आप तो ओवर वेट हो, अब आपके लिए घोड़ा कौन सा निकले, तो इट बिकम्स अ जोक, बिकॉज यू हैव टू बी, आपका और आपका घोड़ा कोरिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो वो एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट राइडर्स शुड डू, कि अपनी कम से कम मतलब दे हैव टू डू इट, कीप ऑन डूइंग इट डेली, एंड देन दे हैव टू, जब रोजाना एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो होपफुली उनका सब कुछ कंट्रोल में खुद ही आ रहा होगा। हाँ, खुद को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? क्योंकि जब आप एक कामयाबी हासिल कर लेते हैं, एक चीज़ आपके नाम के साथ जुड़ जाती है, फिर आगे की तलाश आपकी लग जाती है ना, कि अब मैंने कुछ और करना है। कामयाबी अभी तो आई वुड नॉट इवन कंसिडर दिस अ कामयाबी, इट वाज अ गुड ब्रेक थ्रू, दैट इज समथिंग आई वुड कंसिडर। तो मेरे लिए तो ये है कि देयर इज़ अनदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कमिंग इन नेक्स्ट ईयर इन कोरिया एज वेल। तो मैं पहली कोशिश तो मेरी ये है कि 4 प्लेयर्स लेके जाऊँ इस बार। सो आई एम वर्किंग विद 3 अदर पीपल जो करना भी चाह रहे हैं, जिनको राइडिंग पहली ठीक भी है,
and they're very serious. So there could be more, there are more people asking me daily, and हमारे कैंप में चूज़ होगा, फेडरेशन एंड पे फाइनल डिसीजन ले लेगी कौन कौन जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से. सो द फर्स्ट एम इज़ नेक्स्ट चैम्पियनशिप में हम 4 बंदे लेके जाएं. इट वुड गिव अस अ बेटर चांस. जब वो कंट्री टोटल होता है तो वो 4 बंदों का टोटल हो जाएगा रादर देन 1 पर्सन टोटल. और फिर अगर एक बंदे के ऊपर प्रेशर भी नहीं होता, वो ये होता है मैं नहीं भी परफॉर्म कर सका, कोई और परफॉर्म कर गया. तो पहली तो कोशिश ये है इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आई शुड एटलीस्ट हैव 3 अदर पीपल विद मी. और नेक्स्ट कंपटीशन में क्योंकि अब स्टैंडर्ड एक बार बना लिया है कि भाई हमने पहली दफ़ा ये स्कोर किया है, हमने इस बार अगली दफ़ा भी आपको डू बेटर करना है. चलें जी, विश यू गुड लक फॉर दिस. अच्छा, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए आपका स्पेशल मैसेज क्या? जो चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं हर बंदे को ये कहता हूँ, मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारे फ़लाँ जगह पे हम आर्चरी करने जाते हैं, उधर एरोस का टाइम नहीं मिलता, वो नहीं मिलती. तो मैं हर बंदे को कहता हूँ अगर आपने सीरियसली किसी शौक की तरफ जाना है, आपको खुद थोड़े बहुत तो पैसे लगाने पड़ेंगे. यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट. सो गेट योर बोज, गेट योर एरोज, ग्राउंड आर्चरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें. द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल देम इज़ के अब राइडिंग तो जो आप सीख रहे हैं साइड बाय साइड दैट इज़ फाइन, मगर राइडिंग उसी वक्त ही इंसान की बेहतर होती है जब वो घोड़े बदले. दे कीप चेंजिंग हॉर्सेज एंड देन दे एट द एंड दे हैव टू गेट देयर ओन हॉर्स, बिकॉज अपना घोड़ा उस लेवल की फ्रेशनेस में होता है, आपको आइडिया हो जाता है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइम यू वांट. और इसको डेडिकेशन से करना होता है. फॉर मतलब आप यू कांट स्टॉप डूइंग इट, यू विल हैव टू डू इट ऑल योर लाइफ. सो इफ़ यू बिकम, अगर आपने एक हैबिट पकड़ ली और एक स्पोर्ट की तरफ, लोग कहते हैं हम ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, मैं सबको कहता हूँ एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लें. इट्स बेटर टू बी गुड एट वन देन टू बी इनटू मेनी स्पोर्ट्स एंड एन एवरेज प्लेयर. आप जो भी कर रहे हैं उसको मेहनत और लगन से करें तो उसका नतीजा जरूर अच्छा और पॉजिटिव आता है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. सेगमेंट शामिल करेंगे और सबसे पहले हमारे पास हैं जी कुछ मोबाइल के रेट्स, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं. वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास हैं. सबसे पहले है जी वीवो V9 मोबाइल. अगर आप ये ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत क्या है? 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं. वीवो Y12 मोबाइल है और इसकी कीमत है 24,999 रुपये. वीवो Y15 मोबाइल और इसकी कीमत क्या है जी? 25,999 रुपये. वीवो Y28 मोबाइल है और इसको अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये 29,999 रुपीज़ में अवेलेबल है. सो मोबाइल के रेट्स तो आपने जान लिए और आप कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सब्जियों और हमारे साथ मीट रेट्स होते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे. जानते हैं आज के भाव में. फाहद कुयूम इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सब्जियां किस कीमत पर आज मिल रही हैं. जी, ओवर टू यू. बिल्कुल, रोज़मर्रा की बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दूसरी चीज़ें जो है वो तो आवाम की पहुंच से दूर हो ही चुकी हैं, मगर अब सब्जियां भी जो है उनकी कीमतों में जो रोज़ाना उतार चढ़ाव देखने में आता है उसकी वजह से सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं. इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप मार्केट में, जहाँ पर सब्जियों के रेट्स आपको बताएंगे. बात की जाए यहाँ पर प्याज की तो प्याज 50 रुपये से 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है. इसी तरह से टमाटर 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है. और बात करें आलू की तो आलू 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है. अदरक 290 से 300 रुपये फ़ी किलो और जो लहसन है, लहसन की कीमत 310 रुपये से 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है. उसके बाद टिंडे 180 से 200 रुपये और सबसे जो महंगी चीज़ यहाँ पर है मटर 350 रुपये से 400 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किए जा रहे हैं. भिंडी की बात करें, भिंडी 100 से 110 रुपये फ़ी किलो और घिया 100 से 130 रुपये फ़ी किलो में. और गाजर की बात करें तो गाजर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है. ये है बुनियादी ज़रूरियात की सब्ज़ियाँ कि जो हर घर में ही इस्तेमाल होती हैं और इनकी कीमतों में जो रोज़ाना उतार चढ़ाव आता है, इसकी वजह से शहरियों की जानिब से यहाँ पर शिकवा किया जा रहा है कि हमारी जो 2 वक्त की रोटी है वो भी मुश्किल हो गई है. खुदारा जो है वो गरीब आदमी पर तरस खाया जाए और आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए ताकि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें और 2 वक्त की रोटी कम से कम खा सकें. ठीक है जी, सब्जियों के रेट हमें बता रहे थे फाहद, थैंक यू सो मच. मीट रेट्स की तरफ चलते हैं. ज़ैनत शॉप के रेट हमारे पास हैं. यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी यहाँ अवेलेबल है 630 रुपये में. इसी तरह बीफ मिन्स आपको मिलेगा 735 735 रुपये किलो में. मटन पर केजी अवेलेबल है 1450 रुपये में. मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1585 रुपये किलो में. इसके बाद जी चिकन के रेट क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूँ जी. जिंदा मुर्गी
सरकारी रेट के मुताबिक 240 रुपए में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त 348 रुपए किलो में मार्केट से आप खरीद सकते हैं। और अब आ जाते हैं जी एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक 162 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप 2 रुपए की बचत कर सकेंगे और 2 रुपए की बचत के बाद 160 रुपए दर्जन में आप अंडे खरीद सकते हैं। और इसके बाद गोरमे के रेट हैं जी 161 रुपए, 161 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। तमाम डेट्स आपके साथ शेयर कर दिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।